हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आइए बात करते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट की, साइक्लोन मोंथा की। जी हाँ, इंडिया की ईस्ट कोस्ट पे आ रहा है साइक्लोन मोंथा, जिसमें बहुत सी प्रॉपर्टी और लाइफ को डैमेज होने का खतरा है। तो आइए जानते हैं साइक्लोन मोंथा कहाँ आ रहा है। देखिए, साइक्लोन मोंथा जो प्राइमरली वो इम्पैक्ट करेगा सेंट्रल इंडिया, जहाँ मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड तेलंगाना की कोस्टल रीजन्स पे इम्पैक्ट करेगा। आईएमडी ने एक येलो अलर्ट इशू किया है। अच्छा, अलर्ट क्या होता है? जब भी कोई ट्रॉपिकल साइक्लोन आता है, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आते हैं इंडिया में, तो 4 टाइप्स ऑफ वार्निंग्स होती हैं। 4 टाइप्स ऑफ वार्निंग्स, ठीक है। इनको हम बोलते हैं, सबसे पहली होती है ग्रीन, ग्रीन, फिर होती है हमारी येलो वार्निंग, फिर होती है हमारी ऑरेंज एंड लास्ट रेड होती है। ग्रीन वार्निंग में जब इशू की जाती है तो इसका मतलब होता है जो साइक्लोन है बहुत दूर है हमारी रीच से और कोई सिग्निफिकेंट डैमेज होने का चांस नहीं है। जब येलो वार्निंग इशू की जाती है तो इसका इसका प्रेडिक्शन किया जाता है कि विद इन 72 आवर्स ये साइक्लोन सिग्निफिकेंट प्रॉपर्टी को डैमेज कर सकता है। सिमिलरली ऑरेंज को 48 आवर्स के लिए इशू किया जाता है और रेड को विद इन 24 आवर्स जब हमें खतरा होता है तो इशू किया जाता है, ठीक है। तो आइए बात करते हैं करंट स्टेटस की, कि साइक्लोन मोंथा का करंट स्टेटस क्या है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये ओरिजिनेट कहाँ हुआ था। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, ये 25 अक्टूबर को एक डिप्रेशन, एक लो प्रेशर डिप्रेशन था, लो प्रेशर डिप्रेशन था, यहाँ से ये ओरिजिनेट हुआ है। ये ओरिजिनेट हुआ है साउथ ईस्ट ऑफ, ये अगर आपने डायरेक्शन पढ़ी होंगी तो ये साउथ ईस्ट है, साउथ ईस्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल में ये ओरिजिनेट हुआ था। और अब ये नॉर्थ वेस्ट की ओर बढ़ते हुए हमारा सीधे आंध्र प्रदेश कोस्ट की ओर बढ़ रहा है। तो ये हमने बात कर ली इसके ओरिजिन की, कि ये 25 अक्टूबर को ओरिजिनेट हुआ था और 26 अक्टूबर को ये इंटेंसिफाई हो गया। इंटेंसिफिकेशन का मतलब क्या है कि इसकी जो विंड स्पीड थी, इसकी जो विंड स्पीड थी वो 62 किलोमीटर्स पर आवर से ज़्यादा हो गई। और जब विंड स्पीड 62 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा हो जाती है तो हम इसको ऑफिशियली नेमिंग कर देते हैं। अभी हम नेमिंग कैसे होती है हम ये आगे पढ़ेंगे। अच्छा, अब हम बात करते हैं लैंडफॉल की। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं वो वाटर बॉडीज़ पे ओरिजिनेट होते हैं। ये ओरिजिनेट होके फिर लैंड की ओर मूव करते हैं। तो जहाँ पर ये लैंड की बाउंड्री से मीट करते हैं उसको हम बोलते हैं लैंडफॉल, ठीक है। तो हम इसको लैंडफॉल बोलते हैं। तो इसका जो पॉसिबल लैंडफॉल है वो आईएमडी के हिसाब से, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है जो वार्निंग इशू करता है साइक्लोन्स के रिगार्डिंग, तो इसका जो पॉसिबल लैंडफॉल है वो 28 से 30 अक्टूबर के बीच होगा, ठीक है। तो इसका पॉसिबल जो लैंडफॉल है वो 28 से 30 के बीच हो जाएगा। और जब ये लैंडफॉल होगा तो ये जो साइक्लोन है वो सीवियर साइक्लोनिक कैटेगरी में लैंडफॉल करेगा, सीवियर साइक्लोनिक कैटेगरी, ठीक है। अच्छा, ये कैटेगरीज क्या होती हैं? तो आईएमडी ने साइक्लोन्स को कुछ कैटेगरीज में बांट रखा है बेस्ड ऑन देयर विंड स्पीड। विंड स्पीड के हिसाब से उनको कुछ डिप्रेशन में, उसके बाद लो प्रेशर डिप्रेशन, साइक्लोनिक, सीवियर साइक्लोनिक, इसमें 7 कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है। तो ये जो साइक्लोन मोंथा है ये हमारा सीवियर साइक्लोनिक कैटेगरी का है बेस्ड ऑन हिज विंड स्पीड। इसकी विंड स्पीड जो अनुमान लगाया जा रहा है वो 90 to 100 किलोमीटर पर आवर होगी जब ये लैंडफॉल करेगा, जब मतलब ये आंध्र प्रदेश की कोस्ट को टच करेगा, ठीक है। तो आइए हम बात करते हैं पॉसिबल डैमेजेस की। तो देखिए, जहाँ तक माना जा रहा है कि ये जो साइक्लोन मोंथा है ये हैवी डिस्ट्रक्शन करेगा आंध्र प्रदेश कोस्ट में, तेलंगाना में, तमिलनाडु में एंड उड़ीसा में। बाकी सिग्निफिकेंट डैमेजेस हमारे सेंट्रल इंडिया में भी होंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें अनुमान लगाया जा रहा है कि जो रेन होगी वो 21 सेंटीमीटर करीब होगी 24 आवर्स में। 21 सेंटीमीटर से ज़्यादा की बारिश का अनुमान है 24 घंटे में, ठीक है। उसके बाद ये कोस्टल फ्लडिंग करेगा, स्टॉर्म सर्जेस करेगा, और खासकर जो कोस्टल एरियाज में होम्स हैं, एग्रीकल्चरल फील्ड्स और फिशरीज हैं, उनको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया गया है, करेगा। इसीलिए अप्रॉक्सीमेट 985 फिशिंग बोट्स को वापस गाइड किया गया है, कोस्ट पे वापस ले आए गए हैं। एंड मैसिव रिलोकेशन प्रोग्राम चलाया जा रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वेरियस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। अप्रॉक्सीमेट 50,000 पीपल को रिलोकेट किया गया है रिलीफ कैंप में, ठीक है। तो वहाँ पे जब तक ये इसका पॉसिबल आउटकम्स हमें पता नहीं चलते, कितना डिस्ट्रक्शन हुआ है, कितना दिन तक रहेगा, तब तक इन लोगों को रिलीफ कैंप में रखा जाएगा और इन्हें बेसिक फैसिलिटी वहीं दी जाएंगी, फूड, वाटर एंड मेडिसिन वगैरह, ठीक है। तो ये सब तो हमने जान लिया कि साइक्लोन मोंथा क्या है, बट अब हम बात करते हैं कि व्हाट आर साइक्लोन्स, ठीक है। तो साइक्लोन्स क्या है? तो
अगर हम बहुत ही बेसिक लैंग्वेज में समझें तो साइक्लोन्स स्ट्रॉन्ग विंड्स हैं जो एक सेंटर के अराउंड सर्कल करती हैं, उन्हीं को हम साइक्लोन्स कहते हैं। अगर सपोज करते हैं यहाँ पे एक सेंटर है, ये विंड इधर से आ रही हैं, इधर से आ रही हैं, ये इसी सेंटर के अराउंड घूम घूम के ऊपर उठती हैं, बस इसी को हम साइक्लोन बोलते हैं। ठीक है, अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इसमें कोरियोलिस फोर्स का भी इंटरप्ले होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, पर ये बेसिक है कि अगर कोई सेंटर डेवलप हुआ, और ये सेंटर किस चीज़ का होता है, ये होता है लो प्रेशर। ठीक है, लो प्रेशर होता है जहाँ का टेम्परेचर हाई हो जाता है तो विंड यहाँ से ऊपर उठने लगती है। तो जब ये लो प्रेशर डेवलप होगा, मतलब यहाँ का टेम्परेचर लो होगा, तो आसपास की विंड्स यहाँ आएंगी और यहीं से इसी प्रेशर के अराउंड घूमने लगेंगी ऊपर, और ऊपर जाके रेन बैंड्स बनाएंगी, रेन करेंगी, क्लाउड्स बनाएंगी। तो इसी को हम साइक्लोन्स कहते हैं कि किसी भी लो प्रेशर सेंटर के अराउंड जब आसपास की विंड्स आती हैं, इसमें घूम के और ये ऊपर की ओर उठने लगती हैं, तो ये जब हाईली इंटेंसिफाइड हो जाती है, मतलब ये छोटा मोटा फिनोमिना नहीं होता है कि कुछ वेव्स आई, तो ये बहुत लार्ज स्केल पे होता है, तो हम इसको साइक्लोन्स कहते हैं। ठीक है, आइए अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ साइक्लोन। देखिए दो टाइप के साइक्लोन्स होते हैं, एक होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स क्या होते हैं, जो इक्वेटर से 30 डिग्री लैटीट्यूड पे बनते हैं, जैसे 0 से 30 डिग्री लैटीट्यूड के बीच जो बनते हैं, इनको हम ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बोलते हैं। ठीक है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं जनरली ये वाटर बॉडीज पे फॉर्म होते हैं। ठीक है, ये वाटर बॉडीज पे फॉर्म होते हैं, ये लैंड पे फॉर्म नहीं होते हैं हमेशा। ये कोई सी है, बे है, जैसे अपना बे ऑफ बंगाल है, अरेबियन सी है, इंडियन ओशन है, यहाँ पे फॉर्म होंगे और फिर ये लैंड की ओर मूव करेंगे, वहाँ लैंडफॉल करवाएंगे। ठीक है, सेकेंड टाइप ऑफ जो साइक्लोन्स होते हैं वो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं, इनको हम लोग टेम्परेट साइक्लोन्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, हम टेम्परेट साइक्लोन्स भी बोलते हैं। ये जो होते हैं ये मिड लैटीट्यूड 60 से 65 डिग्री लैटीट्यूड पे फॉर्म होते हैं। ठीक है, और ये जनरली लैंड पे फॉर्म होते हैं, और ये ह्यूज स्केल पे, आई रिपीट कि ये ह्यूज स्केल पे डिस्ट्रक्शन करवाते हैं। इनकी विंड स्पीड ट्रॉपिकल साइक्लोन से बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की, कि बेसिकली उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, जब एक साइक्लोन फॉर्म होता है तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो देखिए इसमें दिखाते हैं हम आपको, ये होता है साइक्लोन का आई। ठीक है, जो सेंटर जहाँ डेवलप होता है वो तो सरफेस, वाटर सरफेस पे लो प्रेशर सेंटर डेवलप होता है, ये होता है वाटर सरफेस पे। ठीक है, जब यहीं आसपास की विंड्स ऐसे आके इसके अगल बगल घूमने लगती हैं, ये विंड देख रहे हैं आप ऐसे घूम रही हैं, जब घूमने लगती हैं तो ये विंड्स घूमने के साथ साथ ये ऊपर भी उठती हैं, और ऊपर उठते उठते ये पूरा एक, ये जो है इसको हम लोग आई बोलते हैं, और ये एक कॉलम लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। ऐसे कॉलम होता है जिसके अगल बगल ऐसे विंड्स घूम रही होती हैं। ठीक, ऐसे घूम रही विंड्स, यहाँ से विंड्स आ रही हैं, इधर से आ रही हैं, और ऐसे घूम घूम के ऊपर जा रही हैं। तो यहाँ तो ये पूरा विंड सिस्टम घूम रहा है, यहाँ पे क्लाउड्स बन रहे हैं। ठीक है, बारिश हो रही है, ये पूरे क्लाउड्स हैं, यहाँ बारिश हो रही है, पर ये जो एरिया है ये बहुत काम है, यहाँ कोई भी नो रेन, कोई भी रेन नहीं है, एकदम काम एयर है, कोई भी ऐसी कैटास्ट्रॉफिक सिचुएशन नहीं, तो इसको हम बोलते हैं आई। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आई। उसके बाद क्या था, एक मिनट, हाँ, ये हमारा लो प्रेशर सेंटर था, ये लो प्रेशर सेंटर था जिसको हम आई बोलते हैं। ये जो हमारे हैं ये रोटेटिंग रेन बैंड्स हैं, यहाँ पे ये पूरे रेन बैंड्स हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर। अब हम आगे बात करते हैं, ये देखिए ये इस तरह से कुछ मूवमेंट इसका दिखाई पड़ता है। एक मिनट मैं क्लियर कर देता हूँ ताकि आप आसानी से देख सकें। ये पूरा जब मूव करता है साइक्लोन तो ऐसे दिखता है, आपको लग रहा होगा बहुत छोटा है, पर ये नहीं, ये बहुत बड़ा होता है। इसका जो ये जो आई है ना, ये इसका जो डायमीटर होता है अप्रॉक्सीमेट 500 किलोमीटर होता है। तो आप समझ सकते हैं कितना ह्यूज स्केल पे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आते हैं। ठीक है, अब हम इसका फॉर्मेशन का बात करते हैं। तो जैसे हमने बताया कि जब कोई लो प्रेशर फॉर्म होता है तो वहाँ पे साइक्लोन का फॉर्मेशन होता है, फिर इंटेंसिफाई होता है। इंटेंसिफिकेशन कहते हैं जब विंड स्पीड 62 किलोमीटर पर आवर के आगे बढ़ जाती है तो इंटेंसिफिकेशन होता है। फिर आती है मेच्योर स्टेज, जब विंड और इंटेंसिफाई होने लगती है, रेन बैंड्स बनने लगते हैं, बारिश होने लगती है, तो मेच्योर स्टेज होती है। और डिके, जब ये लैंडफॉल कर जाता है तो ये डिसिपिएट हो जाता है, मतलब ये खत्म हो जाता है, क्योंकि जो इसका सोर्स है मॉइस्चर का। अच्छा, आप सोच रहे होंगे लैंडफॉल करते खत्म कैसे हो जाता है, तो मैं बताता हूँ। जैसे ये एक लो प्रेशर बना समुद्र में, अब इसको फीड करने के लिए मॉइस्चर चाहिए, जो विंड्स आएंगी वो समुद्र से मॉइस्चर लेंगी, पर जैसे ही ये यहाँ पे लैंड से टकराएगा तो जो इधर से विंड आएंगी इसमें मॉइस्चर तो होगा ही नहीं, तो बारिश भी नहीं होगी, क्लाउड्स भी नहीं बनेंगे, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक ही डिसिपिएट हो जाएगा ये ट्रॉपिकल साइक्लोन। ठीक है, अब हम बात करते हैं इम्पैक्ट की। ठीक है, तो अगर हम इम्पैक्ट की बात करें तो इम्पैक्ट क्या है, ये वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं।
स्ट्रॉन्ग विंड्स कैन फ्लैटर द इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, सारे घर को, जो बोट्स हैं और कोस्ट के अराउंड जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर सबको डैमेज होता है। इंटेंस फ्लडिंग हो सकती है, लैंडस्लाइड हो सकती है, स्टॉर्म सर्जेस हो सकते हैं, ठीक है। सी लेवल में सडन राइज हो जाता है क्योंकि जो वाटर है पूरा एक जगह से उठ के दूसरी जगह आ जाता है, तो रैपिड राइज मिलता है देखने को हमें सी लेवल में, ठीक है। कोस्टल एरियाज को पूरा इरोजन हो जाता है, इनंडेट हो जाती है, एंड लॉट ऑफ इम्पैक्ट्स, मतलब पूरी लाइफ डैमेज हो जाती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके पॉसिबल मेट्रोलॉजिकल एंड क्लाइमेट सिग्निफिकेंस की, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या करता है, ये जो अर्थ की हीट है उसको बैलेंस करने का काम करता है, क्योंकि ये जो मूवमेंट होता है ये इक्वेटर के पास से ऊपर मिड लैटिट्यूड की तरफ जाता है, तो जो हीट है इक्वेटर एरिया की वो स्प्रेड हो जाती है मिड लैटिट्यूड में, तो एक तरह से बैलेंसिंग ऑफ हीट का काम करता है, ठीक है। ये जो है सीजनल जो वेदर्स होते हैं वहाँ के पैटर्न को, जैसे अभी जैसे अक्टूबर हीट चल रहा था अभी तमिलनाडु रीजन में एंड आंध्र प्रदेश रीजन में, तो वहाँ जब ये इसकी वजह से बारिश आएगा साइक्लोन्स की वजह से, तो वहाँ के वेदर पैटर्न्स को इफेक्ट करेगा, वहाँ की जो क्लाइमेट है, वहाँ का जो एग्रीकल्चर क्रॉपिंग पैटर्न के लिए बेनिफिशियल भी है और डिस्ट्रक्टिव भी है। डिस्ट्रक्टिव मतलब पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बिगाड़ देता है, पर बेनिफिशियल वो टेम्परेचर को डाउन करता है, नेक्स्ट जो क्रॉप आने वाली है उसके लिए मॉइस्चर को रिटेन करवाता है, ठीक है। अब हम प्रिपरेशन की बात करें तो सबसे पहले अर्ली वार्निंग एंड कम्युनिकेशन, जो हमारे यहाँ IMD है वो वार्निंग्स इशू करता है, जैसे अभी हमने देखा था येलो वार्निंग, रेड वार्निंग, ये वार्निंग इशू करता है। फिर इवैक्यूएशन एंड शेल्टर, फिर जो भी लोग फंसे हुए हैं, जैसे 50,000 लोग करीब जो ये ईस्ट कोस्ट है वहाँ से निकाल के रिलीफ सेंटर्स में भेजे गए हैं, ठीक है। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्स मोबिलाइजेशन करते हैं, जो लोग हैं उनको टाइम पे खाना, जो शेल्टर्स में लोग हैं उनको खाना देना, मेडिसिन देना, बेसिक नेसेसिटीज़ हैं जितनी भी, और कम्युनिटी अवेयरनेस एंड प्रिपेयरनेस, लोगों को अवेयर करना है, क्योंकि देखिए ऐसी सिचुएशन में जब लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन होती हैं तो बहुत सारा केओस हो जाता है, कन्फ्यूजन होती है लोगों में, क्या करें क्या ना करें, भगदड़ भी मच सकती है, तो इसलिए लोगों को अवेयर करना होता है पहले से ही कि ऐसा कुछ होने वाला है, हम इवैक्यूएशन प्लान चलाएंगे, तो लोगों को शांत रहने की ज़रूरत है, ठीक है। पोस्ट डिजास्टर प्लानिंग में हमें ये करना होता है कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ है उसको हमें दोबारा से खड़ा करना है, जो लोगों का लिवलीहुड गया है उनको वापस हमें रोज़गार देना है, जो बोट्स डैमेज हुई हैं बोट्स को, क्योंकि जैसे कि आप लोग जानते हैं कोस्टल एरियाज़ में फिशिंग बहुत इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर एक्टिविटी है, एग्रीकल्चर सेक्टर की एक्टिविटी है, तो बहुत सारा डैमेज होता है, तो उन बोट्स को रिबिल्ड करना है पूरा लिवलीहुड, तो इसमें स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट सबका कॉपरेशन चाहिए होता है दोबारा से लोगों की लाइफ को खड़ा करने के लिए। तो आइए हम बात करते हैं हाउ साइक्लोन्स आर नेम्ड। तो दुनिया में 6 RSMCs हैं जिसको हम लोग बोलते हैं रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर्स, ठीक है। तो ये जैसे एक इन दिल्ली में है, एक होनोलुलु में है, एक इसमें हमारा USA में है, तो ऐसे 6 हैं दुनिया में। तो जो नॉर्थ इंडियन ओशन का रीजन है इधर वाला, और ये बे ऑफ बंगाल वाला रीजन है, अरेबियन सी वाला रीजन है, यहाँ पे 13 कंट्रीज का ग्रुप है जिसमें कि बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, UAE, सऊदीया एंड मेडागास्कर वगैरह आती हैं, ठीक है। ये कंट्री क्या करते हैं, ये 13 नेम्स देती हैं, सबमिट करती हैं, जो RSMC दिल्ली में इनको सबमिट करती हैं, हर कंट्री 13 नाम देती है, और उसी नाम के हिसाब से इनको नाम दिया जाता है। जैसे इस बार इंडिया का टर्न है, तो इंडिया का जो एक नाम होगा उस लिस्ट से, वो जैसे आकाश नाम है पहला इंडिया का, ठीक है, तो इसको हम इस जो अभी ट्रॉपिकल साइक्लोन आएगा उसको आकाश दे देंगे। फिर सेकंड मान लो सऊदी कंट्री है, उसने कोई नाम देता है, तो उसकी लिस्ट में पहला नाम है सपोज X नाम है, तो हम X दे देंगे, और फिर ये नाम स्ट्राइक आउट होते जाएंगे लिस्ट में। एक बार ये लिस्ट खत्म हो जाएगी तो दोबारा से हम फिर से लिस्ट सबमिट करेंगे, तो ये नेमिंग क्राइटेरिया है। तो जो अभी हमने नाम दिया हुआ है, अभी जो साइक्लोन मोंता है, ये थाईलैंड द्वारा दिया गया नाम है। तो बेसिकली ये नेमिंग और इसका नेमिंग पर्पस ये होता है कि जब भी कोई साइक्लोन आता है तो उसका वेरियस स्केल पर डिस्ट्रक्शन होता है, कोई बहुत माइल्ड होते हैं, कोई कैटास्ट्रॉफिक डिस्ट्रक्शन कर जाता है, तो एटलीस्ट एक नाम होना चाहिए जो हम आगे किसी कोई हम प्लानिंग करें तो हम उसको कंसीडर कर सकें कि ये वाला साइक्लोन आया था तो हमने ये किया था, तो इसलिए उसको एक नोमेनक्लेचर दिया जाता है कि हम उसकी प्रिपरेशन के लिए उसकी चीज़ों को आसान बनाया जा सके। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड अटेंशन एंड प्लीज स्टे कनेक्टेड, लाइक एंड सब्सक्राइब।